नमस्कार दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज अपने जमाने का अपने पहले सफर पर निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है और इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन और एक्टर्स से लेकर इमिग्रेंट्स तक, जो अमेरिका जा रहे हैं बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमांड संभाले है 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर्स में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट है इस जहाज को लेकर। आखिर ना सिर्फ ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप 269 मीटर्स लंबी, 50 मीटर से भी ऊंची, बल्कि इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल करी गई है इसे बनाने के लिए, वो दिल दहला देने वाले। उस जमाने में शिप को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.2 मिलियन, जो कि आज के जमाने में $400 मिलियन के बराबर है। शिप के अंदर की फैसिलिटीज और डेकोरेशन ऐसी थी कि किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दे। स्टेनलेस ग्लास की खिड़कियां, वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेसेस, हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वाश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी। और तो और जिस तरीके की सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था टाइटैनिक को बनाने में, इस जहाज को अनसिंकेबल कहा जाता था। एक ऐसी शिप है जो कभी डूब नहीं सकती, इतनी सेफ है। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिसने इस टाइटैनिक जहाज को बनाया। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंस थे कि इसको लेकर उन्होंने पब्लिक के सामने आकर ओपनली कहा था कि ये अनसिंकेबल है। लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग्स मिलने लग जाती है। यानी जिस अटलांटिक ओशन पर तैर कर ये टाइटैनिक अमेरिका की ओर बढ़ रहा है, वहाँ पर आइस मौजूद है। आइस बॉक्स जो खतरा है इस जहाज के लिए। ये वार्निंग्स कोई अनयूजुअल चीजें नहीं है। समुद्र से गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास वाले जहाजों रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते हैं कि समुद्र की इस एरिया में बहुत ज्यादा बर्फ मौजूद है, ध्यान से आगे बढ़ना। इन वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 बार बदलती है, डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती। 21.5 नॉट्स जो कि 40 किलोमीटर पर आवर के बराबर होती है। इतनी ही तेजी से जहाज आगे बढ़ता रहता है अपनी लक्ष्य की ओर। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 की रात को और भी ज्यादा आइस वार्निंग्स दी जाती है। कैप्टन सुमित और उनके क्रू इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं। टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करते। धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है और रात हो जाती है। तापमान नीचे गिरता है। 14 अप्रैल की रात के बारे में खास बात यह है कि चांद बाहर नहीं आया, बिना मून के कोई मून लाइट भी नहीं थी, तो विजिबिलिटी बहुत कम थी इस रात को। जहाज के ऊपर एक क्रूज नेस्ट होता है, छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफी हाइट पे होता है। इसे हम लुकआउट पॉइंट कह सकते हैं। यहाँ पर हमेशा किसी को बैठा कर रखा जाता है कि सामने जहाज के क्या आ रहा है वो नजर रखते रहे। कहीं कोई ट्रैफिक तो नहीं, कहीं कोई ऐसी चीजें तो नहीं है आगे जिससे जहाज को हानि पहुंचा जा सकता है। जो बंदा इस जगह पर बैठता है उसे बहुत ही ठंड का सामना करना पड़ता है। बहुत तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं बहती है। ऊपर से रात का समय था और ठंडी हवाओं की वजह से आंखों में आंसू आने लगते हैं, जिससे आगे देखना और भी मुश्किल हो जाता है। रात के 11:39 रेडरिक फ्लेट नाम का एक बंदा इस क्रूज नेस्ट में बैठा है। अचानक से अपने सामने देखता है एक बर्फ का पहाड़, एक आइसबर्ग आ रहा है। जल्दी से 3 बार घंटे को बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सके। फोन उठाकर कॉल करता है। ऑफिसर्स को चिल्लाकर कहता है सामने एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को संदेश देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो। अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुका है। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 जहाज जाकर इस आइसबर्ग से टकरा जाता है। आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लेंथ में 200 बाय 400 फीट था, एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा, और हाइट में क्रूज नेस्ट तक आ रहा था। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि इस आइसबर्ग का वेट 1.5 मिलियन टन था। आइसबर्ग के साथ टाकराव टाइटैनिक के राइट साइड पर हुआ, स्पेसिफिकली कहा जाए तो बो के पास। वो कौन सा हिस्सा होता है जहाज का? इस फोटो में आप देख सकते हैं कि सामने का ये वाला एरिया होता है बो के ऊपर जो एरिया होता है उसे स्टेन कहा जाता है, और उसके नीचे जो बाहर निकला हुआ पार्ट होता है इसे कील कहते हैं। करीब 10 सेकंड तक ये जहाज आइसबर्ग के साथ घिसड़ता चला गया और एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। इसकी वजह से शिप की मेन बॉडी में कुछ छोटे छोटे होल्स आ गए। आप शायद सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, बर्फ का टुकड़ा कैसे मेटल को काट सकता है। इस आइसबर्ग का वजन इतना ज्यादा था कि इसी कारण इसने शिप को चोट पहुंचाया। घटना होने के कुछ ही सेकंड बाद कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज तुरंत पहुंचे देखने के लिए कि इस जहाज को कितनी चोट पहुंची है। ये देखा तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये जहाज तो डूब जाएगा। कंप्लीटली शॉक हो गए इस चीज को देखकर। उन्हें लगता था कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है, कभी डूब ही नहीं सकता। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इस जहाज को अनसिंकेबल कहा जाता था क्योंकि इसमें यूज हुए सेफ्टी फीचर्स कमाल के थे। टकराव की वजह से जहाज के 16 में से 6 कंपार्टमेंट्स में फुल्ली तरीके से पानी भर गया। 6 कंपार्टमेंट्स का पानी से भरने का मतलब था कि अब इस जहाज को डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता। ये अनसिंकेबल जहाज भी अब डूब जाएगा। टकराव के 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन सुमित ऑर्डर देते हैं कि अपने क्रूज मेंबर्स को एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो, जो आसपास मौजूद जहाज होंगे शायद से हमें बचाने आ जाएंगे। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स हमारी कहानी के हीरो निकलते हैं। लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहते हैं, कोई रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स नहीं आता और भेजते हैं कोई तो जहाज होगा आसपास जो हमारे सिग्नल सुन ले। 20 मिनट बाद रात के 12:20 RMS कारपेथिया एक जहाज जो टाइटैनिक के पास ही मौजूद था और इस सिग्नल को पकड़ लेते हैं। रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करते हैं और कहते हैं कि चलो इस जहाज को मोड़ा जाए टाइटैनिक की ओर, हम उन्हें बचाने जाएंगे। प्रॉब्लम बस इतनी थी कि ये जहाज पास था लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर दूर था। अगर अपनी टॉप स्पीड पर भी चलकर टाइटैनिक की ओर जाएगा, टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे का समय लगेगा। 3.5 घंटे में क्या टाइटैनिक जहाज बचा रह सकते हैं? सीबीएस कैप्टन ऑर्डर देते हैं पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया जाए। इनमें मौजूद लाइफ बोट्स का इस्तेमाल कर प्रोटोकॉल के अनुसार औरतों और बच्चों को पहली प्रायोरिटी मिलेगी लाइफ बोट्स में बैठने के लिए। जहाज में बैठे पैसेंजर्स की बात करें तो उनको ज्यादा डर नहीं लग रहा। ज्यादातर पैसेंजर्स मानते थे कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं। इसी वजह से जो पहले लाइफ बोट नीचे उतारी उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन 28 लोग ही उस लाइफ बोट में गए। आधी लाइफ बोट खाली नीचे उतारी, लेकिन टाइम के साथ साथ ही एक के बाद एक कंपार्टमेंट में पानी भरने लगा। जहाज अब टिल्ट होने लगा। उसके बाद तो पैसेंजर्स पैनिक में इधर उधर भागने लगे। उसके बाद जहाज का टिल्ट बढ़ता गया और पैसेंजर्स में पूरी तरीके से हड़बड़ी मच गई। लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लग गए लाइफ बोट्स में बैठने के लिए। प्रॉब्लम ये थी कि लाइफ बोट्स की सख्त कमी थी। जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थे, पर अप्रोक्सीमेटली 1200 लोग आ सकते थे, लेकिन जहाज में करीब 2200 लोग थे। रात के 12:05 आखिरी लाइफ बोट पानी में उतारी गई, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। 2:20 के आसपास जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी न डूबने वाले जहाज को डूबने में। जो 1500 लोग जहाज में थे वो जहाज के साथ ही डूब गए, या जिन लोगों को भी तैरना आता था हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था। कैप्टन सुमित भी इस जहाज के साथ ही डूब गए। RMS कारपेथिया जहाज टाइटैनिक के लोगों को बचाने निकला था, इस लोकेशन पर 3:30 या 4 बजे के करीब पहुंचा। 1 घंटे लेट हुआ उन सभी लोगों को बचाने में। जहाज से लाइफ बोट्स में निकले हुए लोगों की संख्या 705 ही थी। उन सभी को RMS कारपेथिया जहाज बचा लेता है। तो दोस्तों ये थी कहानी टाइटैनिक की। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। The Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. A big ship like that could sink.